नौजवानों के हाथ में है हिंदुस्तान का मुस्तकबिल। नई नस्ल बदल सकती है मुल्क की तकदीर। नई सोच से बेहतर होगी मुल्क की तस्वीर। इसलिए मिल्लत टाइम्स पहुंचा रहा है मुल्क की जनता तक मुल्क के नौजवानों की आवाज़। सदाए नौजवान, सदाए नौजवान। मैं मुनव्वर आलम, मिल्लत टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम सदाए नौजवान में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान हैं वंदना पांडे, जो कि सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी हैं। और यही नहीं बल्कि एक स्कॉलर भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, जो बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से एमफिल कर रही हैं। और साथ ही साथ कई ऐसी संस्थाएं हैं जिनसे वो जुड़ी हुई हैं, फाउंडर हैं और कई संस्थानों में वो काम कर चुकी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर अभी बात करें तो हिंदुस्तान की हालत बहुत ही नाजुक है। हिंदू मुस्लिम के ख़िलाफ़, मुस्लिम हिंदू भाइयों के ख़िलाफ़ है। तो ऐसा लगता है कि हिंदू और मुसलमान के बीच में एक लकीर खींच दी गई है। हालांकि अगर हम हिंदुस्तान की पुरानी तारीख़ को देखें तो ऐसा कहा जाता है या हमने पढ़ा भी है कि हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहज़ीब हुआ करती थी। तो ऐसा क्यों हुआ? आखिर वजह क्या है इसकी? देखिए, देश में एक ऐसी मानसिकता की सरकार है वर्तमान में, उसे जो है पूरा हिंदुत्व की राजनीति करनी है। उसे जो है पूरी तरह से जो है देश का जो दूसरा बड़ा कौम है मुस्लिम, उसको एक सिरे से खारिज करना है। और जबकि उसको इस बात से कुछ लेना देना नहीं है कि जब 1857 की क्रांति इस देश में होती है तो उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों लोग बराबरी में मिल कर के साथ साथ लड़ते हैं। आज भी उनको आपस में बहुत प्रेम है, भाईचारे हैं और वो मिलजुल कर गंगा जमनी जो तहजीब है उसको मजबूत करते हैं। और साथ ही इस देश का जो संविधान है, लोकतंत्र है, उसमें वो विश्वास रखते हैं। और लोकतंत्र में जो पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो उनके प्रैक्टिस में है। और यह चीज़ सत्ता पक्ष को अच्छा नहीं लगता है। सत्ता पक्ष लगातार जो है एक के बाद एक जो है घटनाओं के माध्यम से, मॉब लिंचिंग के माध्यम से, और ये साबित करता है कि जो इस देश का मुसलमान है उसके संसाधनों पे, जो देश का संसाधन है उस पे उसका किसी तरह का कोई हक नहीं है। और इसीलिए फर्जी मुकदमे उन पे लाद करके आतंकवादी गतिविधियों में शामिल ऐसा बता करके कई सारे जो है मासूम और जो है निर्दोष ऐसे मुस्लिम युवा जो है जिनको जेलों में सरकार डाल दी। आप उसी समाज से ताल्लुक़ रखती हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या सारे हिंदू भाई जो हैं मुस्लिम के खिलाफ हैं? ऐसा आपको लगता है? या कुछ लोग हैं, कुछ इस तरह की सोच के लोग? नहीं, देखिए, कुछ हिंदू लोग और ज़्यादा हिंदू लोगों का बात नहीं है और उनके मुस्लिम के खिलाफ जाने का सवाल ही नहीं है। सवाल है उनके बीच में फूट डालने का। ये कौन लोग हैं जो फूट डाल रहे हैं, जो नफरत की राजनीति बो रहे हैं जनता के बीच में, हिंदू मुस्लिम के बीच में? आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग। आरएसएस ऐसा क्यों नफरत फैला? क्योंकि वो पावर रिलेशन में विश्वास करता है ना, उसको सत्ता में काबिज रहना है। और वो नफ़रत जब तक नहीं फैलाएगा, लोग जो है मतलब कैसे जो नफ़रत के जो दम पे एक तरह से कह सकते हैं कि वोट उसको इकट्ठा करना है। तो क्योंकि लोकतंत्र में जनता के वोट की ताकत है। आज देखिए कि जब सत्ता पक्ष को लग रहा है, मोदी सरकार को लग रहा है कि जो है उसके हाथ से वोट खिसक रहा है, क्योंकि जन आक्रोश बढ़ रहा है, लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, हर एक कैटेगरी के लोग विरोध दर्ज कर रहा है, तो उसमें छात्र भी शामिल है, किसान भी शामिल है, महिला भी शामिल है, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी एक्टिविस्ट तमाम लोग शामिल हैं। तो ये चीज़ें जो है सरकार को ये इसका अंदाज़ा लग रहा है कि जब इतना जन आक्रोश जब देश में बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि वोट उनके पक्ष में नहीं जा रहा है। यही वजह है कि वो इस तरह का जो है तिकड़मबाजी आजमाते हैं। अच्छा, तो आरएसएस जो इस तरह की तिकड़मबाजी जो आजमा रहे हैं तो कामयाब कैसे हो जाते हैं? हालांकि लोग खुद पढ़े लिखे लोग हैं सारे हिंदुस्तान में, कुछ लोग हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग वो भी तो इस चीज़ में शामिल हो जाते हैं। तो ये इस तरह का आरएसएस अपने मंसूबे में, अपने प्रोपेगेंडे में किस तरह कामयाब हो जा रहा है? देखिए, उसका एक प्रॉपर चैनल है। गाँवों से लेकर शहरों तक में उसकी पकड़ है। अशिक्षित जो युवा हैं उनकी एक बहुत बड़ी फौज तैयार की है। गांव में आप देखें कि जो है
पहले जो 2-4 साल पहले का गांव था वो आज के समय में उस तरह के गांव में जो एक युवा है उसका दिमाग और दिमागी रूप से उसको ऐसे तैयार किया जा रहा है, मतलब धार्मिक रूप से उसको तैयार किया जा रहा है। मतलब उसको पढ़ाई लिखाई से कोई बहुत मतलब नहीं उनको किया जा रहा है। उनको जो है किसी तरह से जो है आरएसएस के एजेंडे हैं वो उनके जेहन में उतारा जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि जो आपने कहा कि पढ़ा लिखा तबका भी इसमें शामिल है, तो वो इसलिए शामिल है क्योंकि उनको वो स्वार्थी लोग हैं। आज के समय में देखिए कि भारत जो है वर्ल्ड बैंक का सॉफ्ट जो है वो टारगेट बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? इसलिए बना हुआ है क्योंकि वर्ल्ड बैंक को ये अच्छी तरह से पता है कि जो भारत के नेता लोग हैं भ्रष्ट हैं, ब्यूरोक्रेट्स को जो है वो भी भ्रष्ट है। ये दोनों को मिला करके अपना काम हम कर सकते हैं, अपना एजेंडा वहाँ पे जो है सरकार के माध्यम से लागू करवा सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये देश में चल रहा है, मतलब कि पूरी की पूरी एक तरह से जो है कि देश को बेचने दलाली करने का और भ्रष्टाचार की चरम तक ये लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन शर्म नाम की चीज़ नहीं है। दिक्कत ये है कि देश की नारा तो उनका यही है कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म कर रहे हैं, उनका तो नारा ये है। देखिए भ्रष्टाचार को आप कैसे खत्म करें? आए दिन इनके मंत्री और तमाम लोग जो है भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं। अभी तमाम जो घोटाले सामने आ रहा है, आप देखिए नोटबंदी से बड़ा घोटाला कौन सा है? नोटबंदी का जो है 99.3% वापस आ गया। तो फिर ब्लैक मनी के नाम पे जो आपने ये पूरा एक तरह से फैलाया था जनता के बीच में कि जो है इससे भ्रष्टाचार रुकेगा, इससे जो है आतंकवाद पे हम शिकंजा कसेंगे, तमाम चीज़ों पे, वो तो फेल रहा ना, वो तो आप कर नहीं पाए क्योंकि नोटबंदी का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, उस पर अब आप सवाल पूछेंगे और आप जीएसटी पे सवाल पूछेंगे, आप रोजगार पे सवाल पूछेंगे, आप शिक्षा पे सवाल पूछेंगे, तो जाहिर सी बात है आपको जो है देशद्रोही ठहरा दिया जाएगा, या फिर अभी जो अर्बन नक्सल वाला पूरा मामला चल रहा है ये आपको बता दिया जाएगा, माओइस्ट बता दिया जाएगा। तो ये पूरा एक तरह से इसका एक हथियार है और ये सरकार ये चाहती है कि एक के बाद एक जो है किसी तरह से जो है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है आपके खिलाफ, तो वो इसीलिए वो जो देखता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, वो स्टेट का मामला होता है। अभी जो है पूरा जो पुणे पुलिस जो कई सारे हमारे प्रगतिशील साथियों पे जो एक साथ जो धावा बोला है, बिल्कुल, और उसके लिए मतलब आप किस आधार पे आप जो है उनको आप जो है शहरी नक्सली कह रहे हैं? तो आखिर इसका मतलब ये हुआ कि इन लोगों से वो डरते हैं मोदी हुकूमत। हाँ, उनको एक्चुअली क्या है ना, विरोध की आवाज़ से सत्ता को, सरकार को, खास करके मोदी को डर लगता है। और कोई भी सत्ता में जो लोग हैं, सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जब वो सत्ता में काबिज हैं, और अभी जो सरकार काबिज है, वो दिन पर दिन जो जनता का जो पूरा जो एक रुख है, वो सत्ता पक्ष के प्रति असहिष्णुता फैल रही है जनता के मन में। वो सत्ता पक्ष का जो आए दिन जो पूरे कारनामे हैं उसे असहिष्णुता बढ़ रही है, तो वो बौखलाहट है उसके अंदर कि मतलब जो है वो किसी तरह विरोध की आवाज़ को दबाना चाहता है, और ये तमाम सरकारें करती हैं। आप देखिए कुलवर्गीय का कब हत्या होता है? 2013 में होता है, उस समय जो है कांग्रेस की सरकार होती है केंद्रीय सत्ता में। तो ये चीज़ें कि तमाम जो विरोध की आवाज़ें हैं इस देश में, वो तमाम सत्ता वर्ग उसको दबाने की कोशिश करता है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल आप ये देखिए कि आज के डेट में, जब आज तो हम स्वतंत्र हैं, 70 साल पार कर चुके हैं, तो आज के समय में जो है जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई जो कानूनी जो पूरी प्रक्रिया है, कानून जो है, उसको हम आज क्यों नहीं ध्वस्त करते? क्यों उसकी प्रासंगिकता इस आज़ाद भारत में क्यों बनी हुई है? और इस पे कोई पार्टियां नहीं बोलती है, क्योंकि उसको उससे फ़ायदा है। जब वो सत्ता में आती है तो जाहिर सी बात है कि विरोधियों को दबाने का सशक्त माध्यम है। किसी पर भी धारा लगा करके आप उसको जो है देशद्रोही ठहरा सकते हैं, आप उसको नक्सली ठहरा सकते हैं, आप उसको माओवादी ठहरा सकते हैं। तो उसको विरोधियों को आवाज़ दबाने के लिए कोई पार्टी इस पे नहीं बोलती है कि भाई इसकी ज़रूरत क्या है, या स्वतंत्र भारत में जो एक नए कानून या उसमें संशोधन होना चाहिए, कई सालों से चल रहा है ऐसे ही जस के तस। अंग्रेजों ने जैसा बनाया छोड़ा, देश को दिया, जस का तस आज भी उसी कानून को हम स्वतंत्र भारत में चला रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गवर्नमेंट है, जो अभी फिलहाल गवर्नमेंट है, वो अपने सत्ता को बरकरार रखने के लिए इस तरह की चीज़ें, जो मौजूदा हालत है हिंदुस्तान, इसीलिए इस तरह कर रहे हैं।
बिल्कुल। लेकिन ये कहा जाता है कि मुसलमान शासकों ने हिंदू भाइयों पर जुल्म किया था, इसीलिए उस जुल्म का वो बदला ले रहे हैं। हालांकि अगर हम देखें तो मुस्लिम शासकों की जो भी राजधानी रही है, दिल्ली, आगरा, तो यहाँ पे हिंदुओं की तादाद ज़्यादा रही है मुसलमानों के मुकाबले। बिल्कुल। तो फिर ऐसा कैसे हम कह सकते हैं कि मुस्लिम शासकों ने जुल्म किया था, इस वजह से इसका बदला लेना, क्या ये ठीक है? नहीं, ये तो देखिए, इसको ये बिल्कुल मानने वाली बात नहीं है और बेबुनियाद बात है। मुस्लिम शासन जो रहा है इस देश में, मुगल काल में भी तमाम उसमें, लेकिन उससे ऐसा नहीं रहा है कि जो है वो इतना अत्याचार फैला दे कि आप जो है मतलब आप एक देश में रह रहे हैं और वह देश आपके लिए असुरक्षित हो जाए, ऐसा मामला तो नहीं था। आज इस देश में देखिए, महिला सुरक्षित नहीं है, आए दिन जो है रेप के केसेस आ रहे हैं। दलित सुरक्षित नहीं है, कहीं भी पकड़ के उनको जो है मार दिया जाता है, मॉब लिंचिंग के शिकार हो जाते हैं। मुस्लिम बड़ी संख्या में डरे हुए हैं, सुरक्षित नहीं है। कहीं भी गाय के नाम पर पे शक के बुनियाद पे, गाय के नाम तो छोड़ दीजिए, शक की बुनियाद पे भी उनको जिस तरीके से मॉब लिंचिंग का वो शिकार बनाया जा रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक है इस देश के लिए। देश तो उनका भी है ना, आज़ादी की लड़ाई में बराबर की भूमिका में लड़े हैं, देश तो उनका भी है। फिर आप इस तरह से मतलब जो है कैसे, मतलब एक बड़ा दूसरा बड़ा कौम है इस देश का, उसको इतना बड़ा जो है असुरक्षित महसूस कर रहा है और सत्ता पक्ष जो है इस पर साइलेंट है। खुलकर आना चाहिए विपक्ष के रूप में। अभी देखिए देश में क्या हो रहा है, विपक्ष के रूप में जो छात्र हैं बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, या शहरी इलाकों के जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं वो लेखन के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, सड़कों पे उतर करके और जगह जगह पे जो इस तरह के जो जन आक्रोश फैल रहा है। आप योगी सरकार को देखिए किस तरह से जो है भीम आर्मी को जो है उसने मतलब एक तरह से हम कहेंगे आह्वान कर दिया कि उसका कनेक्शन जो है नक्सलवादियों से है, ठीक है। तो वो जो चंद्रशेखर आज़ाद थे उसको जेल में डाल दिया। तो ये मतलब क्या है, दलितों पे हमला, ठीक है, मुस्लिमों पे हमला, महिलाओं पे हमला, आदिवासियों पे उनका जल जंगल ज़मीन का खतरा। आप तमिलनाडु का तूतीकोरिन वाला मामला देख लीजिए, किस तरह से जो है मतलब पुलिसिया दमन कह सकते हैं और शासन प्रशासन की मतलब देखिए तानाशाही, कि सरकारी गोली से उसके माथे और सीने पे गोली दाग दिया जाता है और 13 साथी हमारे जो प्रदर्शनकारी साथी हैं उनको मारा जाता है। ये कितनी बड़ी मतलब तानाशाही इस देश में चल रही है। आए दिन ये मनमानी कर रहे हैं, इनको लगता है कि कोई जो है इनके खिलाफ बोलेगा तो इनके पास हथियार है, पुलिसिया दमन से ये उसको दबा देंगे, जेल में डाल देंगे। तो 2019 का इलेक्शन बहुत ही करीब है जी, तो आप 2019 के इलेक्शन को अगर नज़र में रखते हुए आप क्या सोचते हैं कि कौन सरकार फिर से बनाएगी? क्या बीजेपी फिर से सरकार बनाएगी या यूपीए की सरकार बनेगी? आपको क्या लगता है कौन सरकार बनाएगी? देखिए, हम आप या तमाम लोग जो सोचते समझते हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, वे अनुमानता ही बता सकते हैं, निष्कर्ष पे तो हम नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरीके से इस देश में जन आक्रोश बढ़ रहा है, छात्रों में या महिलाओं के बीच में या बुद्धिजीवियों के बीच में, समाजसेवियों के बीच में, और जो है तमाम जो वर्ग हैं जन आक्रोश के रूप में, चाहे वो भीम आर्मी हो, दलितों का पूरा जो है, या अन्य जो लोग हैं, अलग अलग जगह पे जो लोग एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, मतलब इनकी गलत नीतियों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ नहीं, सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाना ही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और ये हम सब कर रहे हैं जो वाकई लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं। तो ये जब हम काम कर रहे हैं तो इस आधार पर अनुमानतः ये कहा जा सकता है कि 19 में इनकी सरकार तो नहीं आने वाली है, इनके हाथ से सत्ता खिसक रहा है, इसलिए इनकी बौखलाहट है। इसलिए ये सोच रहे हैं कि कब्जा के माध्यम से, जैसे मीडिया हाउस पे कब्जा कर लिया, खरीद लिया, सुप्रीम कोर्ट पे भी ये लगातार इस तरह सोचते हैं। जस्टिस लोया के केस में क्या हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुआ अमित शाह पे। उसी तरह से मतलब जो इनकी मनमानी है, गौरी लंकेश का मामला देखिए, मतलब कहाँ से ये इतना ताकत लाते हैं। तो आप लोग अभी जो फिलहाल अगर बात करें, आप एक यूथ लीडर हैं जी जी, और आपकी पार्टी भी, तो आप ये बताएं कि आप नौजवानों को 2019 के इलेक्शन के लिए आप किस तरह तैयार कर रहे हैं, या किस तरह के लोग उनको, उनके दिल में आप किस तरह की बातें डाल रहे हैं ताकि वो 2019 के इलेक्शन को बेहतर बना सकें?
क्या करना है आप लोग? देखिए, इसके लिए तो जो मैं समझती हूँ सबसे अच्छी बात ये है कि एक तो तमाम जो युवा वर्ग है जो विश्वविद्यालय से बाहर है, जो पढ़ा लिखा नहीं है ज़्यादा, जो छोटे मोटे रोज़गार में है, इन तमाम युवाओं के बीच में आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी। उनको बताना पड़ेगा कि देखिए, देश जो है संविधान से चलता है, लोकतंत्र इसकी खूबसूरती है और उसी आधार पे जो है हम सब सुरक्षित हैं। संविधान को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं, तभी हम सुरक्षित हैं। नहीं तो लोकतंत्र तो इस देश से गायब होते जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि एक पक्ष की मनमानी चलेगी तो लोकतंत्र जो है, हमला होगा लोकतंत्र पे और फिर लोकतंत्र जो है खतरा में जाएगा, यानी कि हम सब असुरक्षित हो जाएंगे। तो ये बात युवाओं के बीच में जब हम ये बात रखेंगे, उसके बाद से फिर उनके मन में जो है एक तमाम सवाल उठ कर आएगा। उन सवालों को जवाब देते हुए, उनको जागरूक करते हुए, उनको आंदोलित करने की ज़रूरत है और उसके लिए फिर सब संगठित होकर के और फिर सड़कों पे आने की ज़रूरत है। और जब हम ऐसा करेंगे, और ऐसा करना है तमाम छात्र नेताओं को और तमाम एक्टिविस्टों को, सबको, मतलब लोगों को जो है घरों से निकाल के सड़कों तक लाना है, विरोध दर्ज कराना। विरोध तो सब हम कर रहे हैं, लेकिन उसकी संख्या में बढ़ोतरी हो और युवाओं की, क्योंकि भारत जो है युवाओं का देश है, ज़्यादातर उसकी संख्या है, तो युवाओं के बीच में जो एक युवाओं की फौज तैयार कर रहे हैं, ऐसी मानसिकता बना रहे हैं कि जो है कहीं भी जो है मतलब किसी पर भी हमला करना है तो बिना सोचे समझे और वो कर देते हैं। अभी जो यहाँ पे देखिए कि इनके जो लोग जिस भी घटना में मतलब संलिप्त पाए जाते हैं, उनको सत्ता का संरक्षण है। हाँ बिल्कुल, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप और हम, या जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिन 5 लोगों की, या इससे पहले भी होती रही है, वे लोग देश की किसी भी जो है देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त तो है नहीं। अच्छा, आज के डेट में सत्ता के लिए देखिए, अब जो आपने कहा कि युवाओं के बीच में मतलब कैसे जो है 19 के लिए तैयारी करें, अब इस बात को बताने की ज़रूरत पड़ेगी युवाओं के बीच में जा कर के कि देखिए, ये जो वर्तमान सरकार है, इसके लिए जो है देशभक्ति की परिभाषा बदल गई है। इसके लिए देशभक्ति क्या है? जो लोग अगर ईमानदारी से काम कर रहा है, ठीक है, वो लोग इनकी देशभक्ति के दायरे में नहीं आता है। लेकिन लोगों की जो सोच बदल गई है, तो अभी सोच को कैसे बदलेंगे? क्योंकि लोगों की सोच हो गई है ना, पूरी टीम खड़ी हो गई है, सारे लोग एक तरफ हैं, तो आप कैसे उनको मतलब उस सोच से उनको अलग करेंगे? नहीं, देखिए, सारे लोग तो उनके साथ नहीं हैं और पूरा टीम वो तैयार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती रही है कि हम सब साथ मिलकर लड़े हैं, साथ मिलकर लड़ेंगे। और जब भी अन्याय और दमन जब बढ़ा है तो हम सब सड़कों पे आए हैं। ऐसा नहीं, जेपी ने देखिए 74 का आंदोलन किए इंदिरा की तानाशाही के खिलाफ, 77 में केंद्रीय सत्ता बदली। अभी मोदी की जो तानाशाही है ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, 19 में ही इनको इसी देश की जनता उठा के पटक देगी। छात्र आए दिन विरोध कर रहे हैं, हर जगह से विरोध आ रहा है, गली मोहल्ले गांव शहर, हर ज़रूरत है उन आवाज़ों को और बुलंद तरीके से उनको व्यवस्थित करके सड़कों तक लाने की। आप आखिर में ये बताएं कि आप नौजवानों को जी क्या पैगाम देना चाहेंगी? एक यूथ लीडर होने के नाते आप नौजवानों को क्या कहना चाहेंगी? जी देखिए, नौजवानों से हमारी यही अपील है कि आप जहाँ भी हैं, जिस काम में हैं, जिस छोटे मोटे रोज़गार में हैं, या बेरोज़गार हैं, या पढ़े लिखे हैं, या किसी कारणवश आर्थिक तंगी के कारण आप नहीं पढ़ पाए, उसके बावजूद जो है आपकी संवेदनशीलता जो है देश के प्रति, संविधान के प्रति, लोकतंत्र के प्रति होनी चाहिए। और इस दायित्व के नाते, चूँकि जो भारत की तस्वीर है या देश की तस्वीर युवा ही बदल सकता है, उसमें बहुत बड़ी ताकत होती है, उसमें बहुत बड़ी क्षमता होती है। तो उस क्षमता को सही दिशा में ले जाने के लिए आप जहाँ भी हैं मतलब जो है मार पिटाई से दूर रहें, गाली गलौज से दूर रहें, मतलब असंवैधानिक भाषा से दूर रहें। जो इनके लोग आए दिन जो है फेक वीडियो के माध्यम से या रियल वीडियो के माध्यम से भी सोशल मीडिया पे डालते हैं और खुलेआम जो है गाली गलौज के माध्यम से धमकाते हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। युवाओं को क्या है कि एक लगे कि हाँ, देश बदलने की तस्वीर उसके दिल में, उसके जज्बा में, उसके दिमाग में बसता है। ये चीज़ युवाओं के बीच में होना चाहिए। ठीक है, वो पढ़ा लिखा नहीं, पर उसका भी एक योगदान है देश को बनाने में।
एक कारीगर, एक मजदूर, एक किसान, सबका योगदान है। तो वो युवा जिस हालात में भी है उसका बड़ा योगदान होगा इस देश को बनाने में। इसलिए वो देश को जो है मतलब अपने दिल में और अपने दिमाग में एक पूरी जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके दायरे में रखे और फिर उस दायरे से देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भूमिका निभाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी वंदना पांडे जो कि B.R. अम्बेडकर यूनिवर्सिटीज में एमफिल कर रही हैं और फिलहाल अगर हम बात करें तो सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के यूथ विंग की जनरल सेक्रेटरी भी हैं और कई संस्थाओं से जुड़ करके काम कर रही हैं। तो जो इन्होंने बताया कि जो नौजवान हैं इनको आगे आने की ज़रूरत है, क्योंकि नौजवान ही देश की तस्वीर को बदल सकते हैं। नौजवान को इकट्ठे होने की ज़रूरत है, चाहे वो पढ़े लिखे हों या ना हो, चाहे वो रोज़गार उनके पास है या ना है, नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें इकट्ठा हो करके उन्हें हुकूमत के ख़िलाफ़ जो गलत उन्होंने रवैये या गलत चीज़ें उन्होंने किए हैं, हुकूमत ने किया है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। तो ये थी वंदना पांडे। इतना ही और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉग ऑन कीजिए www.millettimes.com। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।